Namaste. I, Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. Today I am discussing the previous topic, एंग्लो वॉर। कल के लेक्चर में मैं एंग्लो मैसूर वॉर शुरू किया था और उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे। कैसे अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, ये मैप के थ्रू मैंने आपको एक बार ये समझाया था। और आज मेरी फिर से ये जिम्मेदारी है कि मैं मैप के थ्रू आपको एक बार फिर बताऊं कि मैसूर की जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी है। और युद्ध की शुरुआत की एक बार जो पूरी कल चर्चा हमने की थी वो फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे और फिर आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। इस मैप में आप देख रहे हैं ये मैसूर है जो वर्तमान कर्नाटक का, उत्तरी केरल का, पश्चिमी तमिलनाडु का और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हैदराबाद का पार्ट भी है। एक बार देखते हैं, ये है हैदराबाद या फिर निजाम की टेरिटरी, ये है मैसूर या फिर हैदर अली की टेरिटरी, ये है नॉर्दर्न सरकार जो कि निजाम के राज्य क्षेत्र में आता था, ये है मद्रास, और ये है पौंडीचेरी जहाँ पर फ्रेंच टेरिटरी इसको हम कह सकते हैं। अब कल मैप में आपको मैंने समझाया था कि इधर का ये वाला मराठों का क्षेत्र है और ये यहाँ मराठे हैं और ये दिल्ली है जहाँ पर नाम मात्र का मुगल बादशाह बैठा हुआ है। अब चलते हैं फिर से एक कहानी में। कल मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद, जब तालीकोटा का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों में 1612 में एक राजवंश आया जिसे हम वाडियार राजवंश के नाम से जानते हैं। वाडियार राजवंश, एक बार लिख के बता दूं, वाडियार जो राजवंश था इसमें एक राजा हुआ इसका जिसे हम चिक्का कृष्ण राज के नाम से जानते हैं। इस चिक्का कृष्ण राज के दो मंत्री थे, एक था नन्न राज और दूसरा था देवराज। चिक्का कृष्ण राज था, ये एक पपेट रूलर था, नाम मात्र का रूलर था और वास्तविक सत्ता इन दोनों भाइयों नन्न राज और देवराज के हाथ पर थी। पूरे मैसूर में लगभग इन्होंने ही रूल किया। चिक्का कृष्ण राज का जो कार्यकाल है वो 34 से लेकर 61 तक है, तब तक जब तक हैदर अली इसकी सत्ता पर काबिज नहीं हो जाता। नन्नराज और देवराज नाम के ये दो मंत्री पूरे मैसूर का शासन संभालते थे। इसी बीच एक व्यक्ति की एंट्री होती है, एक बच्चा उनकी ही टेरिटरी पे जन्म लेता है, मैसूर की टेरिटरी पे, जिसको हैदर अली के नाम से इतिहास में जाना गया। हैदर अली का जन्म हुआ। हैदर अली का जन्म हुआ 1721 में। ज़्यादा पढ़ा नहीं था, एजुकेट नहीं था, बट इंटेलेक्चुअल था और मिलिट्री स्किल्ड था ये, और इसे काफ़ी पॉलिटिकल नॉलेज भी था। पढ़ा लिखा ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्किल्ड होना, इंटेलेक्चुअल होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और आप व्यक्ति के विकास के लिए इंटेलिजेंसी और स्किल ही आगे उसको लेके जाती है। हैदर अली की जब पहली नौकरी लगी नन्नराज और देवराज के कार्यकाल में, वो थी अस्तबल में एक कर्मचारी के रूप में। घोड़ों की देखरेख करना, घास उनको चराने की और उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना। वहाँ रह के उसने अपने आप को निखारा, उसने तलवारबाजी सीखी, उसने घुड़सवारी सीखी, भाला फेंकना सीखा और धीरे धीरे करके युद्ध की विभिन्न तरह की नीतियों में पारंगत हो गया। कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर अगर करने की चेष्टा हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। नेपोलियन एक आम आदमी था,
और फ्रांस का सम्राट बना, और उसने पूरे यूरोप के साथ साथ दुनिया के अन्य जगहों पर भी उसने लोगों को नाको, कई बड़ी बड़ी सल्तनतों को नाको चने चबा दिए। वैसे ही था हैदर अली। एक आम इंसान से इतना बड़ा सम्राट बनना या फिर राजा बनना एक बड़ी बात है। हैदर अली अपनी योग्यता से प्रभावित करता गया और नंदराज और देवराज ने उसकी रैंक को बढ़ाते गए। सेना में एक सैनिक के रूप में वो भर्ती हुआ और धीरे धीरे करके खुद को प्रमोट करता रहा। और एक परिस्थिति ऐसी आई, एक समय ऐसा आया कि खस्ता हाल मैसूर को एक ऐसे नेता या फिर एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी कि मैसूर को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। कैसे? मैसूर के उत्तर की तरफ से मराठे लगातार हमले कर रहे हैं। उसके पड़ोस में एक मुस्लिम राज्य है मैसूर, जहाँ वाडियार राजवंश की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर में मराठे और उसके पूरब की तरफ से निजाम का एक मुस्लिम राज्य है जो कि उसका दुश्मन राज्य है और लगातार हमले कर रहा है वो। इधर अंग्रेज है जिनकी ललचाई भरी नजरें मालाबार तट पर है। इस तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर विभिन्न युद्धों में उलझे होने के कारण मैसूर की जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो चुकी है और बहुत सारे उसकी टेरिटरीज में इन विदेशी या फिर कहें कि मराठे और हैदराबाद नाम के ये जो निजामों और मराठों का राज्य है, इन्होंने कब्जा कर रखा था और मैसूर की आर्थिक हालात खस्ते हो चुके थे। एकदम से ये कह लीजिए कि दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। ऐसी परिस्थिति में हैदर अली जब सेना प्रमुख बना, उसने मौके का फायदा उठाया और उसने वाडियार राजवंश के शासक चिक्का कृष्णराज को पद से हटा दिया और बन बैठा मैसूर का वास्तविक शासक। और वो वास्तविक शासक कब बना? 1761 में। इसकी उम्र रही होगी लगभग 40 साल, ज़्यादा नहीं होती। हैदर अली जब शासक बना, उस टाइम पे चुनौतियां उसके सामने और उभर कर आईं। कैसे? एक तो 1761 में हुए पानीपत के बैटल में, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, इसमें मराठे बुरी तरह से हारे। मराठे बुरी तरह से हारे, लेकिन जो अगले पेशवा बने बालाजी बाजीराव, जो सदमे से जिनकी मौत हो गई, जो अगले पेशवा बने माधवराव, बहुत कम एज के थे। उन्होंने महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नेतृत्व में की सहायता से या फिर नेतृत्व में कहें तो उन्होंने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने की कोशिश की और मराठे वो अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर जीतना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। इस टाइम पर माधवराव का जो 10 साल का ये कार्यकाल है, 10 साल का ये कार्यकाल है, इसमें उन्होंने ना सिर्फ उत्तर भारत बल्कि उन्होंने दक्षिण भारत को भी इन्वेड किया और विभिन्न क्षेत्रों को जीत के मराठा साम्राज्य का भाग बनाया। माधवराव कुल मिला के खोई हुई मराठा प्रतिष्ठा को वापस लाना चाहते थे और इसमें वो सफल भी हुए। इसी बीच माधवराव के नेतृत्व में ही मैसूर राज्य पर उन्होंने कई हमले किए और जिसमें कुछ प्रसिद्ध हमले हैं। और पहला हमला है 1764 का। इन्होंने मैसूर पर हमला किया 1764 में, फिर उन्होंने किया 1766 में और फिर उन्हीं के नेतृत्व में एक हमला हुआ 1771 में, 1771 में। अब हैदर अली जानता था कि उसके चारों तरफ दुश्मनों की फौज है और दुश्मन राज्य है, इसलिए अगर इनका सामना करना है तो एक सुदृढ़ राज्य की जरूरत है। और सुदृढ़ राज्य कैसे होगा? जब उसकी आर्मी स्ट्रांग होगी। इसलिए उन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी जो आर्मी थी उसको मॉडर्न करना शुरू किया। यानी कि फ्रांसीसी कुछ जनरल्स को उसने अपनी आर्मी में भर्ती किया, अपॉइंट किया और धीरे धीरे करके उसने अपनी सेना को मॉडर्न बनाने की ओर काम करना शुरू किया और ऐसा वो कर भी पाया। साथ में उसने मैसूर के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे डिंडीगुल और कुछ क्षेत्र थे जहां पर उसने फैक्ट्रियां लगाई, जहां पर मॉडर्न वीपन्स, कैनन्स और गन्स बनाए जाते थे ताकि इन जो दुश्मन है चारों तरफ उसके, उनका सामना किया जा सके। ये एक बेहतरीन अप्रोच था हैदर अली का। ऑब्वियस सी बात है, मराठे जिन्हें सरदेशमुखी और चौथ से मतलब है, दूसरी तरफ निजाम है। निजाम इतना पावरफुल इस टाइम पर है नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती पेश करने जाने वाले हैं वो है अंग्रेज। और अंग्रेजों से निपटना एक बड़ा टास्क है क्योंकि अंग्रेज, उनकी एक एक जान की कीमत है, उनकी एक जान की वैल्यू है और वो पूरी तरह से मॉडर्न है, उनकी आर्मी ट्रेंड है और वो पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से काम करते हैं। इसलिए जरूरी है हैदर अली को कि वो भी एक व्यवस्थित हो जाए ताकि अंग्रेजों का सामना वो सफलतापूर्वक कर सके। आगे देखते हैं। 1764 में मराठों ने हमला किया और हैदर अली को समर्पण करना पड़ा।
लेकिन उसने कुछ पैसे दिए और मराठे वापस चले गए। 1766 में भी सेम इंसिडेंट हुआ। अब हैदर अली सोच रहा है कि मराठों की इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। या तो मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि मराठों का सामना कर सकूं, या फिर मराठों के साथ मित्रता इस टाइम पर फायदे का सौदा होगा। इसलिए उसने मराठों के साथ मित्रता करनी सोची और उसने की। वो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। अब बगल में निजाम का राज्य है। अब यहां पर आप देखेंगे ब्रिटिशर्स अभी अभी बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल को अपने कब्जे में लिया है और बंगाल से उन्होंने अथाह संपत्ति अर्जित की। बंगाल उस टाइम पर मुगल भारत का, या फिर कहें कि संपूर्ण भारत का सबसे रिच स्टेट हुआ करता था, सबसे अमीर राज्य था। और बंगाल की लूट से जो पैसा अंग्रेजों को मिला वो अब भारत में अलग जगह अलग अलग राज्यों को जीतने या अपने एक्सपेंशन में खर्च करना चाहते थे। उनका जो फोकस था वो मालाबार तट था, और दूसरा उनका जो डर था वो ये था कि मैसूर राज्य की फ्रांसीसियों के साथ बढ़ती हुई निकटता भी अंग्रेजों को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। अब वो मालाबार तट से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, और वो तभी संभव है जब हैदर अली यानी कि मैसूर राज्य पर कंट्रोल प्राप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो एक व्यवस्थित तरीके से काम करते थे, हड़बड़ा के काम नहीं करते थे अंग्रेज। इसलिए जब बंगाल को उन्होंने जीता तो उनका अगला जो टारगेट हुआ वो है निजाम का स्टेट हैदराबाद। निजाम से उन्होंने एक संधि की, निजाम से, और कहा कि इस संधि के तहत तुम मुझे उत्तरी सरकार यानी नॉर्दर्न सरकार दे दो, बदले में तुम्हें मराठों से और मैसूर राज्य से अगर तुम्हारा कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं तो ब्रिटिश ट्रूप यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारी इसमें सहायता करेगी और यहां पर तुम्हें अकेले लड़ना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैसूर भी उसका दुश्मन है निजाम का, और मराठे तो लगातार दुश्मन है ही। निजाम को तो उन्होंने खूब धोया है, और बाजीराव के टाइम पर तो निजाम की हक्की बक्की सब बंद कर दी थी उन्होंने, मराठों ने। तो मराठे दुश्मन है ही, बगल में मैसूर राज्य भी दुश्मन है, इसलिए उसने इस संधि को करना उचित समझा और निजाम ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। और इस संधि के तहत उत्तरी सरकार का भाग, ये जो कोस्टल एरिया आपको दिख रहा है मैप में, ये अंग्रेजों को उसने सौंप दिया। बदले में उसे सुरक्षा मिल गई मैसूर और मराठों के अगेंस्ट। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हैदर अली से निपटना अभी तब भी टफ टास्क है, इसलिए अंग्रेजों ने मराठों के साथ मित्रता करनी सोची। और उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने मराठों को कहा कि अगर हैदर अली के राज्य मैसूर से हम निपट लेंगे, जीत लेंगे, तो जो भी भाग हमें मिलेगा उसको हम आधा आधा करके तीनों आपस में बांट लेंगे। मराठों को और क्या चाहिए, बस यही चाहिए। और एक ट्रायो बन गया। ट्रायो किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगले उसमें यहीं पर देखते हैं, थोड़ा सा रब इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। ये जो ट्रायो बना, ये किसका किसका, एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठास प्लस निजाम, और इन्होंने ट्रायो बनाया किसके अगेंस्ट बनाया, मैसूर के, मैसूर के अगेंस्ट ट्रायो बनाया। अब यहां पर हैदर अली ने एक कूटनीतिक चाल चली, और ये कल मैं पिछली लेक्चर में भी आपसे ये डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे उसने कूटनीतिक चाल चली। अब यहां पर तीन बड़े दुश्मन उसके चारों तरफ है। हैदर अली ने अपनी आर्मी को मॉडर्न तो कर लिया, उसने कंपनियां लगवाई और उसके हथियार का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, लेकिन तीन मोर्चे पर उसके लिए युद्ध, उसके लिए ही नहीं दुनिया के किसी भी देश के लिए तीन मोर्चे पर युद्ध लड़ना संभव नहीं होगा। इवन आज का सुपर पावर अमेरिका में भी अगर तीन मोर्चे पर अगर हमले हों, जैसे ईरान एक मोर्चे से हमला कर दे, दूसरे मोर्चे से चीन हमला कर दे और तीसरे मोर्चे से रूस हमला कर दे, तो शायद अमेरिका की भी को हार माननी पड़ेगी और तीन मोर्चे पे वो शायद चीज़ों को नहीं संभाल पाएगा। तो उस टाइम पे ये हैदर अली के बस की बात नहीं थी, क्योंकि मराठे ऑलरेडी पावरफुल थे, काफ़ी पावरफुल थे, और उस टाइम पे माधवराव के नेतृत्व में मराठों का जोश भी काफ़ी हाई था।
एक तरफ निजाम का राज्य और दूसरी तरफ अंग्रेज। ये तीनों ट्रायो ये सहमत हुए थे इस बात पर कि हम जीतने के बाद आपस में मैसूर राज को बांट लेंगे। फायदा तीनों का था, तीनों को लाभ चाहिए था। उसने क्या किया, हैदर अली ने कूटनीतिक चाल चली और सबसे पहले उसने मराठों को, किसको, मराठों को उसने कहा कि हम आपको ब्राइब देंगे। क्या देंगे, ब्राइब। स्पेलिंग जो भी होती है ब्राइब की देख लिया जाएगा। तो हम, उसने कहा कि हम आपको ब्राइब देंगे, जो भी आपकी डिमांड से आप बताइए हम आपको देंगे, आप कृपा करके इस ट्रायो से निकलिए और हम आपको वादा करते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी वह मैं आपकी पूरी करूंगा। हैदर अली ने मराठों से वादा किया। यहाँ पर मराठों ने सोचा कि हमें जो चाहिए वो तुम दे दोगे तो हमें युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, हमारा भी जान माल का नुकसान नहीं होगा, फालतू में क्यों ही युद्ध लड़ना। तो जो अंग्रेज देंगे वो तुम दे दो, कोई बात नहीं, हम मान गए। और इस तरह से मराठों को उसने इस युद्ध से, ट्रायो से अलग कर लिया। अगला है निजाम। निजाम को उसने धर्म की दुहाई दी कि तुम भी भाई मुस्लिम हो, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन न बने, कम से कम काफिरों का साथ तो तुम मत ही दो। जब हम आपस में लड़ाई होगी तो हम निपट लेंगे, लेकिन वो काफिर है और उनका साथ देना यहाँ पर उचित नहीं है, अल्लाह की नज़र में और हमारे धर्म की नज़र में भी सही नहीं है। और दूसरी चीज़ उसने कहा कि अगर अंग्रेजों से हम जीतेंगे तो जो क्षेत्र मिलेगा वो तुम्हें दे दिया जाएगा, निजाम को। इसलिए निजाम ने कहा कि ठीक है, हम भी तुम्हारी बात मान गए और इस ट्रायो से उसने निजाम को और मराठों को भी बाहर कर दिया, अंग्रेज बचे अकेले। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने इतना प्रवोक कर दिया था हैदर अली को अननेसेसरली कि हैदर अली को खुद ही एक्शन लेना पड़ा और इस तरह से एक शुरुआत हुई एक युद्ध की जिसे हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं, जो 1767 में शुरू हुई और लगभग 1.5 साल तक चली और वो 69 में ख़त्म हुई। 1.5 ईयर्स, लगभग 1.5 साल ये युद्ध चला। यहाँ तक बातें आपको लगभग मैं ये मानता हूँ कि समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं कोर्स कि कैसे युद्ध हुआ। तो ये जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर है, ये किस किस के बीच हुई, मैसूर राज्य जो हैदर अली के लीडरशिप में है और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पर ये मानिए कि अभी अभी एक व्यक्ति संधि करके आया है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अभी अभी बक्सर युद्ध के बाद एक संधि करके आया है ना। एक तरफ हैदर अली है, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव अपनी चतुराई दिखाने में पड़ा है, वो मराठों के साथ संधि कर रहा है, निजाम के साथ संधि कर रहा है, और हैदर अली भी अपनी बचाव के उपाय सोच रहा है, कैसे मराठों को अलग किया जाए, कैसे निजाम को इस युद्ध से अलग किया जाए, और सफलता भी उसे मिल गई। ये युद्ध की शुरुआत हो जाती है 67 में। 67 में युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों पक्ष ने युद्ध लड़ना शुरू किया। मराठों ने 20 से हाथ खींच लिया, निजाम ने 20 से हाथ खींच लिया। अब ये सिर्फ 2 मोर्चे पर युद्ध हो रहा है, एक तरफ है हैदर अली, दूसरी तरफ है रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध शुरू हुआ, कोई डिसीजन नहीं निकल रहा था, कोई इसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास पर हमला कर दिया, सॉरी हैदर अली ने कहाँ हमला कर दिया, मद्रास पर, और वो सेंट फॉर डेविड के सीधे गेट पर जाके खड़ा हुआ। अंग्रेजों ने देखा कि ये क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित रह गए, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। जिस मोर्चे पे युद्ध चल रहा है वहाँ चल रहा है, हैदर अली को कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने सोचा कि एक ट्रुप क्यों ना ऐसी एक बड़ी सेना के साथ सीधे कहाँ पहुँचा जाए, मद्रास। और मद्रास गेट पर जाके जब वो खड़ा हो गया तो अंग्रेजों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उनकी जो मोस्टली सेना थी मोर्चे पर गई हुई थी और इस टाइम पर सेंट फॉर डेविड पर कब्जा होने के चांसेस थे, इसलिए अंग्रेजों को यहाँ पर एक संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। हैदर अली इतनी आसानी से मद्रास को छोड़ा नहीं, उसने बहुत कत्लेआम मचाए, उसने वहाँ तबाही मचा दी और वो भयानक मंजर पैदा कर दिया जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए और अंग्रेजों ने यहाँ पर एक संधि करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य कर दिया गया और वो संधि थी जिसे हम ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास। और ये कब हुई, लगभग 1.5 साल युद्ध चला और ये हुई 1769 में, और इस युद्ध के, इस संधि के साथ ये पहला युद्ध समाप्त हुआ, एंड ऑफ द वॉर, पहला युद्ध ये समाप्त हुआ। अब इसमें समझिए कि इसमें पॉइंट्स क्या थे,
तो पहला पॉइंट ये था कि एक्सचेंज ऑफ द प्रिजनर, यानी कि जो कैदी हैं उनको अदला बदली किया जाएगा। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ द विनिंग टेरिटरी, जो जीते हुए क्षेत्र हैं एक दूसरे के वो भी वापस कर दिए जाएंगे। और तीसरा इसमें यह पॉइंट था कि जब भी इन दोनों को, यानी कि अगर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को नीड होगी, तो इसकी हेल्प करने के लिए कौन आएगा? मैसूर राज आएगा, यानी हैदर अली आएगा। और जब हैदर अली यानी मैसूर राज्य को कभी भी बाहरी खतरों से हेल्प की जरूरत होगी तो इसकी हेल्प करने के लिए कौन आएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ये ट्रीटी हो गई, ये दोनों के बीच में संधि हो गई। एक दूसरे के जो कैदी थे उनको अदला बदली कर लिया गया कि भाई ये तुम्हारे कैदी है, लो मेरे कैदी वापस कर दो। अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो हमारे विनिंग टेरिटरी है, यानी कि जिस क्षेत्रों पर मैंने कब्जा किया हुआ है वो मैं तुम्हें देता हूँ, और कुछ क्षेत्रों में मैंने कब्जा किया वो तुम वापस ले लो, कोई बात नहीं, ये बात बराबर में होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां पर हैदर अली ने छोड़ने से मना कर दिया। वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि हैदर अली ने वो कौन सी जगह थी जो इस संधि के तहत जिसने कब्जा किया था और संधि के तहत उसने छोड़ा नहीं, यानी कि वापस नहीं दिया। और तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि कभी भी अगर मैसूर राज्य को अगर बाहरी आक्रमणों का खतरा होता है, यानी कि अगर मैसूर में मराठे हमले करते हैं या फिर निजाम का हमला होता है या फिर कोई अन्य शक्ति आती है और उसके ऊपर हमला करती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी कि मैसूर राज्य का मदद करेगी, हेल्प करेगी युद्ध में, और अपनी सेना लेके आएगी और साथ में युद्ध लड़ेगी। और इसी तरह अगर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत होगी तो उसकी सहायता के लिए हैदर अली यानी कि मैसूर की जो भी सरकार होगी उस टाइम पे वो उसकी सहायता के लिए जाएगी। और इस तरह से ये संधि हुई। ये अंग्रेजों की नज़र में एक अपमानजनक संधि थी। अंग्रेजों की नज़र पर ट्रीटी ऑफ मद्रास एक अपमानजनक संधि थी और इस संधि से वो उबर नहीं पाए। अंग्रेज बदला लेने से चूकते नहीं थे, लेकिन वो सही समय का इंतजार करते थे। मैंने पहले भी ये बात रिपीट की है कि वो एक व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को लेके चलते थे, चाहे उन्होंने बंगाल में जो किया, बाद में मराठों के साथ जो वो करेंगे, या फिर अभी मैसूर के साथ जो वो कर रहे हैं। समय जरूर लगाते हैं वो, लेकिन वो कभी हार का या फिर घाटे का सौदा नहीं करते। यहाँ पर उन्हें यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन था कि वो एक संधि कर ले, अदरवाइज उन्हें काफ़ी लॉस हो सकता है। चीज़ें उन्होंने काफ़ी मुश्किल से स्टेबल की थी और वो चाहते नहीं थे कि कोई दिक्कत पैदा हो, इसलिए उन्होंने संधि करना बेहतर समझा और हैदर अली यहाँ पर बढ़त में रहा, यानी कि प्लस में रहा। और इस तरह से अंग्रेजों को पहले युद्ध में लगभग ये कह सकते हैं कि हार ही मिली और हैदर अली ने एक बेहतरीन मैसूर राज्य का निर्माण किया। इस युद्ध के ख़त्म होते ही 1771 में 1771 में मराठों ने हमला किया किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। मैसूर में हमला किया। अब मराठों ने जब हमला किया उस टाइम पे ये चाहिए था कि इस संधि ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर की सहायता करने आना चाहिए था, हेल्प करने, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी में वादा किया हुआ है जो कि अभी 2 साल पहले ही ट्रीटी हुई है 69 में, और इस संधि के तहत अंग्रेजों को मदद करने आना चाहिए था मैसूर का। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर मदद करने से डिनाई कर दिया और इन्होंने संधि को तोड़ दिया। इस युद्ध में मराठे जीत गए और मैसूर राज्य यानी हैदर अली को पराजय का सामना करना पड़ा। हैदर अली क्रोधित हुआ कि भाई तुमने संधि की थी बट संधि तुमने मानी नहीं, इसलिए फिर से इस संधि को मैं अपने तरफ से भी तोड़ता हूँ। अब यहाँ पर मराठे हमला किए, मराठे जीते 1771 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माधवराव की 1772 में डेथ हो गई और उन्हें टीबी हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और इसके बाद से मराठे आंतरिक कलह में उलझ गए। अब जब आंतरिक कलह में मराठे उलझे हैं तो इस टाइम पर हैदर अली ने क्या किया कि जो भी क्षेत्र मराठों ने कब्जा किए हुए थे उन क्षेत्रों को वापस उसने मराठों की टेरिटरी पर हमला किया और क्षेत्र में अपने खोए हुए क्षेत्रों को तो जीता ही और साथ में मराठों कुछ क्षेत्रों को जीत के भी अपने राज्य में उसने मिला लिया। और यहाँ से कह सकते हैं कि हैदर अली एक प्लस पॉइंट में आ गया। इस तरह से पहला युद्ध ये समाप्त हुआ। अब इसमें आपने समझ लिया कि कैसे अंग्रेजों की क्या पोजीशन रही, क्या हैदर अली की पोजीशन रही, कैसे वो एक आम आदमी से शासक बन बैठा और कैसे उसने एक बड़े साम्राज्य यानी कि एक मैसूर राज्य का निर्माण किया, जिसमें आगे चल के टीपू सुल्तान आएगा और लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर फाइनली ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके मैसूर राज्य को इंग्लिश राज पर मिला लिया जाएगा।
मराठों को भी आपने समझ लिया कि मराठे यानी माधवराव के नेतृत्व में मराठों की क्या पोजीशन रही। निजाम की भी आपने देख ली कि निजाम कैसे हतोत्साहित होकर बैठा हुआ था और पूरी तरह से कमज़ोर राज्य की तरह बिहेव कर रहा था। कैसे रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर उसकी चालाकी नहीं चल पाई और पहले युद्ध में उसको हार का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें आपने इस टॉपिक में समझ लिया।